कल मैंने आपको इनकम मेथड क्वेश्चन कराए थे। देखो इनकम मेथड से क्या निकलता है ये बता। एनडीपीएफसी ये अपने को याद रखना पड़ेगा, किस मेथड से क्या निकलता है। तो इनकम मेथड से क्या निकलता है, एनडीपीएफसी। अब इसके हेड बनाने का जो तरीका था वो क्या था कि हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, 4। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैंने इसमें लिखा था कि लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लेबर के बदले में हमें क्या मिलता है, वेजेस। लैंड के बदले में, कैपिटल के बदले में और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट। यहां तक तो कोई डाउट नहीं किसी को। अब हमने कहा था कि हम वेजेस को अलग नाम दे रहे हैं, यहां पर इसको एक अलग हेड बना दिया और इन तीनों को मिलाकर एक अलग हेड बना दिया। इसको तो नाम दे दिया अपन ने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, और इन तीनों को क्या नाम दे दिया, ऑपरेटिंग सरप्लस। हिमांशु ये बात समझ में आई कि हमने इस तरीके से हेड बनाए कि 4 फैक्टर्स ऑफ इनकम है, उसमें से एक को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज और बाकी तीनों को ऑपरेटिंग सरप्लस। तो जब अपन एनडीपीएफसी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 3 हेड का टोटल। पहला हेड हुआ अपने पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दूसरा हेड हुआ हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस। और ये ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलता है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स को ऐड कर दो, इन तीनों को मिलाकर ही क्या कहते हैं अपन, ऑपरेटिंग सरप्लस। यहां तक बात समझ में आ रही है। प्रॉफिट्स अगर ना पता हो, तो मैंने कहा था अगर हमें किसी की इनकम ना पता हो तो हम ये देख सकते हैं उसने टैक्स कितना दिया, उसने खर्चे कितने करे, उसने सेविंग कितनी करी। तो क्या हम उसके टोटल इनकम निकाल पाएंगे, यस। ऐसे ही प्रॉफिट्स में भी कंपनी क्या करती है, सबसे पहले तो टैक्स पे करती है, सबसे पहले कंपनी उसमें से टैक्स देती है, उसके बाद ओनर्स में बांटती है जिसको अपन क्या कहते हैं, डिविडेंड। और कुछ प्रॉफिट वो अपने पास रख लेते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। इसी को अपन कह सकते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, या इसी को अपन कहते हैं कॉरपोरेट सेविंग्स। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप सब खुद का लगाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन क्या है, जो सारे रिसोर्सेज खुद की यूज कर रहा है, लेबर भी खुद की यूज कर रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो अब उसने 10 लाख रुपए अगर कमाए तो वो क्या कंसिडर करे कि मेरी वेजेस कितनी, उसमें रेंट कितना, इंटरेस्ट कितना, प्रॉफिट कितना, क्या उसके लिए बाइफरकेट करना आसान है, नहीं। जब किसी को देना है तब तो पता चल जाता है, बट खुद को ही रखना है तो वो कैसे बाइफरकेशन उसका करेगा, अप्रोप्रिएशन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो अपन क्या कहते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय क्या कर लो, कलेक्टिवली ले लो। उस 10 लाख को टोटल काउंट कर लो आप, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मिक्स्ड इनकम। क्या बोलते हैं उसको अपन, समझ में आई बात। मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या है, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। क्या ये बात समझ में आ गई, बताइए कि मिक्स्ड इनकम नाम क्यों रखा, क्योंकि इसमें ये सारी चीजों का मिक्स है, टोटल है, इसलिए इसको रख दिया। यहां तक कोई दिक्कत। मैंने आपको बताया था रेंट के साथ अगर कभी रॉयल्टी भी दे रखा हो तो रेंट और रॉयल्टी दोनों को ऐड कर लेना यहीं पर। और एक बात और बताइए
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या आता है? तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में 5 चीजें थी, वेजेस एंड सैलरीज, कैश में अगर हमने पे करी हैं तो वो भी आएंगी, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, अगर हमने पैसे के अलावा, कैश के अलावा कुछ दिया है, कुछ फैसिलिटीज वगैरह, वो भी आएंगी। फिर मैंने बताया था कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आएगा। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक ईएसआई, पीएफ एक्सेट्रा। फिर अपन ने बात करी यहां पर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आता है, ध्यान रखना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं आता। क्यों नहीं आता, उसका रीजन मैंने आपसे कहा कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी है 30,000, तो अपन ने उसमें से उसका हिस्सा कितना काट लिया, 2,000 काट लिया, और एम्प्लॉय को कितना पे कर दिया, पेड टू एम्प्लॉय 28,000। अब जितना हमने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसकी सैलरी से कट किया, उतना ही कौन कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। और जो ये 4,000 रुपए हैं, ये इसके पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट हो जाए। बात समझ में आई? तो एम्प्लॉयर को टोटल खर्चा कितना पड़ा, 32,000। चाहे आप ऐसे देख सकते हो 28,000 प्लस 4,000, या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो 30,000 प्लस 2,000। तो अपन कह रहे हैं वेजेस एंड सैलरीज पूरी 30,000 ले ली अपन ने। अब उसमें सिर्फ कौन सा कंट्रीब्यूशन ऐड करूं, एम्प्लॉय का या एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयर का। इस वजह से मैंने ऐसा कहा कि जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है वो क्या है, फैक्टर इनकम। काम करने के बदले में हर किसी को नहीं मिल रही है, जिसने काम किया होगा पहले उसी को मिल रही है, तो वो फैक्टर इनकम है, इसलिए यहाँ इंक्लूडेड है। बट जो ओल्ड एज पेंशन होती है वो फ्री में मिलती है, किसी की भी एज इतने से ज्यादा है, सर्टेन लिमिट से 55 से ज्यादा है, 60 से ज्यादा है, उसको मिल जाएगी। तो यहाँ पर अपन ने इसकी बात कर ली। बताओ कोई दिक्कत इसमें? तो इसमें क्या कहा कि अगर ऊपर वाली वैल्यू पता है अपने को, तो नीचे के कंपोनेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपको बता दूं, तो ये सारे कंपोनेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। और अगर ये ना पता हो, तो जो जो इनमें से पता है उनका टोटल कर दो, तो ये आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही अगर ऑपरेटिंग सरप्लस पता है, तो ये नीचे की कोई भी वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं पता, तो ये तीनों वैल्यूज चाहिए। अगर ये तीनों पता है तो फिर नीचे की वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। और अगर प्रॉफिट्स नहीं पता, तो इन तीनों को ऐड करके पहले प्रॉफिट्स निकालो, फिर ये दोनों ऐड करके ये निकालो। कोई दिक्कत इसमें? और मिक्स्ड इनकम गिवन ना हो तो जीरो ले लो। ठीक, यहां तक। कैलकुलेट एनडीपीएफसी लिखा तो पूरा है, कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है? यहाँ ये निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग। मैंने आपको क्या बता रखा है, जो मैंने बताया है वो काम की चीज, और जो मैंने नहीं बताया वो काम की चीज नहीं है। मैंने क्या कहा, हाँ, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है, जो मैंने नहीं बताया है वो आपके काम की चीज नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो एक्सपेंडिचर मेथड का कंपोनेंट है, तो जब हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन से मेथड में जाएगा। क्वेश्चन है आपके पास, पहला आइटम है डिविडेंड। डिविडेंड है 100। दूसरा है कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बाय एम्प्लॉयर्स, 200। ये ध्यान रखा करो, ये एम्प्लॉयर वाला ही लेना होता है। थर्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, दिस इज 20। फोर्थ, रेंट, दिस इज 100। फिफ्थ, इंटरेस्ट पेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स, 130। कॉरपोरेशन टैक्स 50। वेजेस एंड सैलरीज 1000। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मैं ये पूरा इसलिए लिखता हूं ताकि आप लोग ढंग से उसको रीड करें और समझ पाए पेपर में भी।
अदरवाइज डायरेक्ट डायरेक्ट मैं लिख दूंगा कि ये NFIA है, तो आप दिमाग नहीं चला पाओगे। तो ये आपके पास गिवन है और आपको NDPFC निकालना है। देखो क्या निकलता है हमारे पास, NDPFC निकलता है इनकम मेथड से। 3 हेड हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। इसमें 3 हेड बनाए, दैट इज रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। और अगर प्रॉफिट ना पता हो तो 3 पार्ट बना दिए, कॉरपोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ये अपन ने बात करी। अब देखो आप, इसमें सबसे पहले दे रखा है डिविडेंड, जो जो दे रखा है लिखते जाओ पहले तो। 100 कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बाय एम्प्लॉयर, तो यहां पे लिख लेते हैं इसको, दिस इज 200। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स 20, रेंट 100, इंटरेस्ट 130, कॉर्पोरेशन टैक्स 50, वेजेस एंड सैलरीज दिस इज 1000। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, बड़े ध्यान से पढ़ा करो, ये फ्रॉम अब्रोड है, कन्वर्जन में चाहिए अलग से लिख लो NFIA 10। देख लो, कोई डाउट इसमें? अब बस करना क्या है, ये बताओ, क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पता है? नहीं, तो इसके नीचे वाले कंपोनेंट्स को ऐड करके निकालो, कितना आ गया? 1200। क्या ऑपरेटिंग सरप्लस पता है? नहीं, तो इनको ऐड करना पड़ेगा। क्या प्रॉफिट्स पता है? नहीं, तो फिर नीचे ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 170। और अब इन तीनों को ऐड करो, 300, 400। मिक्स्ड इनकम गिवन नहीं है तो 0, तो इसका मतलब ये कितना आ गया? समझ में आ गया तरीका? और इसको लिखेंगे कैसे? सारे आइटम जो जो ऐड करे हैं वो लिखना है। तो पेपर में इसको ऐसा करना है, अपन लिखेंगे NDPFC इज इक्वल्स टू, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्लस वेजेस एंड सैलरीज प्लस रेंट, जो भी दे रखा था वो ऐड करना है, प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट्स गिवन नहीं था तो प्लस टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। बात समझ में आ गई? ऐसे लिखना है और फिर वैल्यूज डालनी। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन ऐसे, बट करने के लिए अपन ऐसा करें रफली तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ गलती नहीं होती। क्लियर है? 20 का डाउट है? कहाँ है? 18, 19, 20, ये लो। मुझे लगा तीसरा बता दो, मतलब मेथड बता दो। फाइंड वेजेज एंड सैलरीज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्या क्या दे रखा है, निकालना क्या है? वेजेज एंड सैलरीज। फाइंड वेजेज एंड सैलरीज। पहला आइटम है रॉयल्टी, दिस इज 50। सेकेंड इज रेंट, this is 100. Then interest is 400. Then net indirect tax is 70. Then net national product at market price, this is 1700. Then profit 300. Then net factor income to abroad, this is -20. कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या गिवन है? ये डेप्रिसिएशन। मैंने बताया था डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल होता है। 120 सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर 60। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज ये दे रखा है। अब अपने को तो वही तरीका आता है, एक ही तरीका है
कि अपने को क्या पता चल जाए, एनडीपीएफसी कब पता चलता है, जब ये तीन चीजें पता हो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। ये कैसे पता चलता है, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, अब क्योंकि इसमें दे रखा है तो मैं प्रॉफिट के नीचे बना देता हूं, बट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ये अपने को पता है। अब करना क्या है, निकालना क्या है, वेजेस एंड सैलरीज निकालना है, इसका एक कंपोनेंट निकालना है, वेजेस एंड सैलरीज ये निकालना है। तरीका क्या होना चाहिए कि पहले ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पता चल जाए टोटल, तो अपन बाकी आइटम इसके लेस कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा ये। तो अब करना स्टार्ट करते हैं। रॉयल्टी दे रखा है, मैंने कहा था रेंट के साथ ही क्या ले लेना, रॉयल्टी ले लेना। तो आप देखो, रॉयल्टी है 50, रेंट है 100, ऐड कर दो। इंटरेस्ट है 400, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये कन्वर्जन में जरूरत पड़ेगी, एनआईटी गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब दिस इज 70। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या दे रखा है, ये एनएनपी एमपी गिवन है 1700। ओके, प्रॉफिट कितना है 300। नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड, ध्यान से पढ़ो, तो एनएफआईए क्या हो जाएगा आपके पास +20, क्योंकि ये -20 ऑलरेडी गिवन है, टू एब्रोड साइन चेंज कर देंगे प्लस हो जाएगा। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या दे रखा है, डेप्रीसिएशन। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है, डेप्रीसिएशन कितना है 120। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर लेंगे या नहीं लेंगे, यस तो अपन कहते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स 60। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज लेंगे या नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जितना मैंने इंफॉर्मेशन लिखा। अब अपने को समझ में क्या आना चाहिए, ये पता है तो क्या ये निकाल सकता हूं, यस तो इसके लिए अपन कन्वर्जन करेंगे। निकालना क्या है, एनडीपीएफसी, पता क्या है एनएनपीएम। पहला नेट नेट, दूसरा नेशनल से डोमेस्टिक, बड़े से छोटे पे तो माइनस एनएफआई। कोई डाउट किसी को इसमें, माइनस एनएफआई। मार्केट प्राइस से फैक्टर कोस्ट, बड़े से छोटे पर माइनस एनआईटी, तो ये आ गया 1700 माइनस एनएफआईएस 20 माइनस एनआईटी 70। क्लियर, तो माइनस कर देंगे तो 2 एब्रोड था तो -20 था, तो मैंने फ्रॉम एब्रोड को क्या लिख दिया +20। और यहाँ पे तो साइन था माइनस एनएफआईए करना है, तो एनएफआईए की वैल्यू तो +20 तो है। नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड गिवन है, साइन चेंज करते हैं, तो -20 का क्या कर दिया +20, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या लिख दिया मैंने +20। और अब मैंने ये कन्वर्जन देखा तो इसमें माइनस एनएफआईए करना है, मतलब माइनस और एनएफआईए की जगह 20, यही तो रखा। क्लियर है यहां तक। अब देखो कितना आ गया 1610। क्या ये बात समझ में आई। अब आप इसको यहां वैल्यू डाल दो 1610। मिक्स्ड इनकम नहीं दे रखा हो तो क्या करते हैं 0, और इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा 700, 800, 850। कोई दिक्कत। अब मुझे बता सकते हो अगर इन दो का टोटल 850 है और इसका टोटल क्या आएगा अगर इसमें से माइनस कर दूं तो, बात समझ में। बताओ ये कितना आएगा इसमें 760, तो ये आ जाएगा 760। बात समझ में आई कैसे निकाला। उस टोटल में से हमें पता है इन तीनों का टोटल ये होता है, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये आ गया। क्लियर है, 700 आ रहा है किसकी, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैंने अभी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की बात करी। अभी मैंने क्या निकाला है
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। और अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का टोटल आपको पता चल गया 760 है, और उसमें से 60 है, तो ये कितना होगा बताओ। बात समझ में आ गई? ऐसे लॉजिकली करना था ये आपको। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। भाई सिंपल सी बात थी, ये निकाल लिया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, इन दोनों का टोटल, इन तीनों का टोटल ये आता है। तो ये निकालने के लिए इसमें से ये दोनों का टोटल माइनस कर दो, तो ये आ गया। और इनका टोटल पता है, इन दोनों का टोटल इतना है, एक पता है तो दूसरा निकल जाएगा 700। क्लियर है? और बताओ। कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। पहला दे रखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मैं ये पूरा इसलिए लिखता हूं ताकि आपके रीडिंग कैपेसिटी बनी रहे, एबिलिटी। आप क्या करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट लिखेंगे एनआईटी। आपको देखना है ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, इसलिए मैं इसको पूरा लिखता हूँ। 300 ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये 6 नंबर का एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, अब आप देख लो। प्रैक्टिकल तीनों मेथड में से एक का क्वेश्चन जरूर होगा। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, और बच्चे फिर भी गड़बड़ करते हैं, ये समझ में ही नहीं आता बच्चों को, सही बता रहा हूं मैं। स्कूल के अंदर बच्चों को ये बिल्कुल ऊपर से जाता है। फोर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 1600, इंटरेस्ट दिस इज, हाँ बिल्कुल 150, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड -20, डेप्रिसिएशन 200। देखो क्या करेंगे, इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है तो अपना तो एक ही तरीका है। अपने को पता है कि क्या निकलता है, एनडीपीएफसी निकलता है। किस किस को ऐड करके निकलता है ये भी पता है अपने को, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। और ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है तो अब देखो क्या गिवन क्या क्या है। अब वैसे तो अपने चार्ट में ये भी बनता है कि भाई इधर ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। और प्रॉफिट्स में भी 3 पार्ट बनते हैं अपने पास, दैट इज टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। इतनी बार प्रैक्टिस होती है इसकी कि अपन टैक्स में कौन कौन सा एक्सक्लूड करेंगे, मतलब बहुत सारे टैक्स देते नहीं है, सिर्फ 2 ही तरीके के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ डायरेक्ट टैक्स जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो एनआईटी में लेंगे अपन। यहाँ पे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, सिर्फ डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है यहाँ पे। आपको पता है कोई भी इंसान की इनकम होती है तो उसको उसके ऊपर क्या देना पड़ता है, इनकम टैक्स। तो ये वो इनकम टैक्स है। और उसको कॉर्पोरेट टैक्स इसलिए बोल देते हैं, वो कंपनीज पे लग रहा है तो उसको हम कॉर्पोरेट टैक्स कह देते हैं, बट वो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है। यहाँ पे उसका मतलब इनकम टैक्स। अगर एक्साइज ड्यूटी दे रखा है, अगर जीएसटी दे रखा है, दैट मीन्स वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और उसको एनआईटी की कैलकुलेशन के लिए लेना है, यहाँ टैक्स में नहीं लेना है। यहाँ कौन सा टैक्स है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, यहाँ नॉर्मल टैक्स है। क्लियर है? देखो जरा, तो सबसे पहले नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, तो मैंने कह रखा है ना कि इनको कन्वर्जन के लिए चाहिए तो क्या कर लो, अलग से लिख लो। तो मैं तो ऑलवेज कहता हूँ कन्वर्जन वाले आइटम अलग से लिखो भैया, एनआईटी 300। और ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स है ना कि इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसका मतलब सब्सिडी ऑलरेडी लेस हो चुकी है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये गिवन है। जीडीपी एमपी 3120। मैं ये इसको अब लिखने को तो शॉर्ट में यहाँ पर भी लिख देता, लेकिन बहुत से बच्चे फिर बाद में लिख नहीं पाते हैं इसको। एग्जाम में इसको पढ़ेंगे फिर उसको ये समझ में नहीं आएगा जीडीपी एमपी है, इसको कैसे लिखते हैं, बहुत बच्चे ऐसे भी है। तो ये हो गया अपने पास। आगे देखते हैं, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, क्या लेते हैं कि नहीं लेते, नहीं लेते। फिर अपने पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये कंट्रीब्यूशन ही है ना, ये तो पूरा था ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ये गिवन है। रेंट 200, इंटरेस्ट 150, प्रॉफिट नहीं पता लेकिन। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या यही चाहिए अपने को,
NFI -20, और डेप्रिसिएशन भी यहीं लिख लेते हैं, कन्वर्जन में जरूरत पड़ेगी। डेप्रिसिएशन इज 200। अब देखो मिक्स्ड इनकम दे नहीं रखी तो क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। सबसे पहले तो क्या चाहिए, NDPFC चाहिएगा, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपने को निकालना क्या है, पता क्या है, ग्रोस से नेट पर जाओगे, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। बात समझ में आई, कन्वर्जन में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो GDP MP ये बच्चे इसी में घूम जाते हैं बहुत से। तो ये आपके पास आएगा टोटल, दिस इज 3120 माइनस डेप्रिसिएशन 200 माइनस NIT, तो 300, 500 माइनस कर दो तो 2620। ठीक है, अब इस 2620 को यहां लिख लेते हैं अपन। अब ये पता है तो इसको जीरो ले लो। अच्छा, अब ये पता होता तो प्रॉफिट निकाल लेते और फिर ऐड कर लेते, बट अब प्रॉफिट्स पता नहीं है, तो ऐसे तरीके से तो चल नहीं सकते कि इनको ऐड करके निकल जाए। तो तरीका क्या करना पड़ेगा, इस टोटल में से ये दोनों माइनस करने पड़ेंगे। तो अब ये कितना आ जाएगा बैलेंस आपके पास में, 10, यही तो निकालना था, 1020। क्लियर है। और अब इसको लिखें कैसे, तो फिर वही लिखने का तरीका ऐसे ही होगा, बस ये ऐड कर देंगे इसके अंदर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल्स टू दिस, और फिर ये वैल्यू निकल जाएगी बैलेंसिंग फिगर। आया समझ में, लिख के दिखाऊं, देखिए अपने को इसको लिखना कैसे है, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले तो कन्वर्ट कर देंगे और फिर लिखेंगे NDP FC इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। NDPFC आ गया 2620, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ गया 1600, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, मिक्स्ड इनकम जीरो। तो इसको इधर ले आएंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल्स टू 2620 माइनस 1600, दैट इज 1020। समझ में आ गई बात, ये अपने को करना। क्लियर। बच्चों को बड़ी दिक्कतें रहती हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे। कैलकुलेट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम निकालनी, नेट एक्सपोर्ट्स -300, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिस इज 6000, रेंट 400, डिविडेंड this is 200, consumption of fixed capital this is 300, change in stock this is 50, profits 800, net factor income to abroad -80, net indirect taxes 600, interest 500। अब सबसे पहले तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम का मतलब निकालना क्या है, NNPF से निकालना है, पहली बात तो यही पता होना चाहिए। और फिर इनकम मेथड की बात समझ में आनी चाहिए कि उससे क्या निकलता है, NDPFC, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, ये कैसे निकलेगा, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स।
और प्रॉफिट भी अगर नहीं दे रखा होता तो नीचे चलेंगे, टैक्स, बताओ याद हो जाता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अब देखो नेट एक्सपोर्ट्स है, हमारे काम का नहीं है यहाँ पर। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 6000, रेंट 400, डिविडेंड 200, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन 300, चेंज इन स्टॉक हमारे काम का नहीं है फिलहाल, प्रॉफिट्स 800, उसके बाद नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड, NFIA, साइन चेंज हो जाएगा 80, नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT 600, और इंटरेस्ट 5। अब आप देखें, जब अपने को ये तीनों पता है तो क्या नीचे वाला लेने की जरूरत है अब इसको? नहीं। तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, और मिक्स्ड इनकम नहीं है तो 0, इनका टोटल 7700। यहाँ तक कोई डाउट? अब हमें चाहिए क्या, नेशनल इनकम, NNP FC। पता क्या है, डोमेस्टिक इनकम, NDP FC। तो डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस NFIA। तो यह आ गया 7700, और इसमें प्लस करेंगे 80, 7780।